जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। अभी 2 से 3 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। पिछले 4 दिनों में आतंकियों से सुरक्षा बल की तीसरी मुठभेड़ है। सुरक्षा बल ने 7 जून को 5 और 8 जून को 4 आतंकियों को मार गिराया था, जिसमें हिज्ब का कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी शामिल था। पिछले 2 हफ्ते में सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में 22 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं, जिनमें आतंकी संगठन के 6 टॉप कमांडर भी शामिल हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है? जी बिल्कुल, ऑपरेशन लगातार जारी है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। ये ऑर्चर्ड्स का एरिया जो है, वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए थे और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस को कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन इस एरिया का कॉर्डन किया गया, रीइंफोर्समेंट बुलाई गई। भारी तादाद में जो है आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के लोग आ गए और उसके बाद पूरे एरिया को कॉर्डन किया, क्योंकि एक वास्ट एरिया है। और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आई। जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 4-5 दिनों में ये तीसरा एनकाउंटर है। 2 एनकाउंटर जो हुए थे 24 घंटे के दरमियान हुए थे और उसमें 9 मिलिटेंट मारे गए थे। पहले एनकाउंटर में 5 और उसके बाद 4, और ये दोनों एनकाउंटर जो है शोपियां डिस्ट्रिक्ट में ही हुए थे। और आज भी ये जो एनकाउंटर चल रहा है ये भी शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कहा जा सकता है पिछले 5 दिनों में ये तीसरा एनकाउंटर है और अभी तक 10 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। लेकिन ये ऑपरेशन जारी है और 2 महीने में तकरीबन 50 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिसमें टॉप कमांडर्स भी शामिल हैं। एचएम के टॉप कमांडर रियाज नायकू भी एनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद जुनैद सहरा एक और टॉप कमांडर था और हुर्रियत नेता के बेटे थे वो, और उनको भी एनकाउंटर में मारा गया। और भी कुछ कमांडर्स थे जिनको एनकाउंटर्स में मारा गया। तो लगातार स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस को मिलिटेंटों की प्रेजेंस की, और फॉरेन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। तो लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जारी है। हालांकि कोविड जो है, कोविड के थ्रेट के बावजूद भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में कोई कमी यहाँ पे कश्मीर घाटी में नहीं आई। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस लगातार इस तरीके के ऑपरेशन अंजाम दे रही है। जी, ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 7 जून 2020 की एक तस्वीर जहां पर 5 आतंकी ढेर किए गए थे। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो 8 जून की देख रहे हैं। 8 जून 2020 की, जब 4 आतंकी ढेर किए गए थे। और आज एक बड़ी कामयाबी, एक आतंकी को ढेर किया गया है। मुंबई के सरकारी अस्पतालों से कोरोना के मरीजों के शव गायब होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। वहां बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम के शताब्दी अस्पताल से 2 दिन पहले 80 साल के बुजुर्ग कोरोना मरीज लापता हो गए, जिनके घर वालों को पुलिस ने बोरीवली स्टेशन पर बुलाया क्योंकि बुजुर्ग का शव रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। फिर हम लोग इंक्वायरी करते करते चौकी में पहुंचे कांजोली के, तभी उनके थ्रू ये सब चीज पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। अभी कैसे हुआ, हॉस्पिटल से बंदा बाहर कैसे जाता है। बुजुर्ग के परिजनों ने आरोप लगाया कि शताब्दी अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके लापता होने की जानकारी तक नहीं दी। मुंबई के शताब्दी अस्पताल से 80 साल के बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। अचानक वो अस्पताल से लापता हो जाते हैं, जिसकी जानकारी और जिसकी भनक अस्पताल के कर्मचारियों और वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं चलती। वहीं बीएमसी के ही राजावाड़ी अस्पताल से भी एक युवक का शव गायब हो गया, जिसकी मां और बहनें गम और गुस्से में फूट पड़ी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे की बॉडी चाहिए। ये हमको कल रात को बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी नहीं है, गुम हो गई। गुम होने का मतलब क्या? इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है, इसमें बोल रहे गायब हो गई, ये मतलब क्या है? हालांकि बीएमसी की मेयर ने शव गायब होने की घटनाओं से खुद को अनजान बताया। सच्ची मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसकी तहकीकात करती हूँ और जो सही बात है वो आपके पास लेके आए। हालांकि मुंबई में कोरोना के मरीजों के शव गायब होने की घटनाएं कई दिन से जारी हैं। बताया गया कि अब तक मुंबई के सरकारी अस्पतालों से 6 लोगों के शव गायब हो चुके हैं। इनमें राजावाड़ी अस्पताल से जिस युवक का शव गायब हुआ, उसे कुछ लोगों ने चाकुओं से मारा था और अस्पताल में भर्ती होने के बाद पता चला कि 23 साल का वो युवक कोरोना की चपेट में भी आ चुका था। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ घंटों बाद ही युवक की मौत हो गई और अगले दिन उसका शव गायब हो गया। वहीं शताब्दी अस्पताल में भर्ती कोरोना के 80 साल के मरीज 2 दिन पहले लापता हो गए, जिनका शव बोरीवली रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरियों पर मिला। यूपी कैबिनेट ने गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद अब यूपी में गो हत्या करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही उन पर 5 लाख तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अंग भंग करने पर भी 1 से 7 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। मॉनसून के आने से पहले ही गुजरात के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी तस्वीरें सामने आने लगी। जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई उनमें द्वारका भी एक है, जहां का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया।
द्वारका जिले के गांव में सड़कों पर दरिया बहता हुआ दिखने लगा। पानी का तेज बहाव एक कार को अपने साथ बहाता हुआ ले गया। भारी भरकम कार किसी कागज की नाव की तरह पानी के साथ बहकर आगे जाती हुई दिखी। अचानक लहरों ने कार को पलट दिया। कुछ लोगों ने घरों की छत पर खड़े होकर मोबाइल से घटना का वीडियो बना लिया। गुजरात के पोरबंदर जिले में भी बारिश का दौर पिछले 2 दिन से जारी है। खराब मौसम की वजह से कुछ हिस्सों में 2 दिन से सूरज तक नहीं निकला। अब तक 100 सेंटीमीटर तक बारिश की खबर है। मॉनसून से पहले ही शहर के कई हिस्से तालाब में बदल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार की एक कमेटी ने प्रगति मैदान, तालकटोरा स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम समेत कई स्टेडियम को फिलहाल हॉस्पिटल बनाने का सुझाव दिया है। ये सुझाव इसलिए ताकि कोरोना मरीजों के लिए ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था की जा सके। कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या से नाराज बीजेपी की यूथ विंग बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और इमरान खान का पुतला जलाया। एक दिन पहले कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके अगले दिन बीजेपी की यूथ विंग बीजेवाईएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेवाईएम के कार्यकर्ता जम्मू में इकट्ठा हुए और उन्होंने कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाया। सरपंच की हत्या पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी ट्वीट कर दुख जताया और इस घटना को कायराना हरकत बताया। इस बीच जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं ने वहां के चुने हुए सरपंचों की सुरक्षा कड़ी करने की मांग की। कश्मीर घाटी में चुने हुए जितने भी पंची सरपंचेस हैं, उनको पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। अजय कुमार पंडिता कांग्रेस के नेता थे और उनकी हत्या के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अफसोस जताया, जबकि जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं ने आशंका जताई कि इस घटना के बाद घाटी में रहने वाले जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा खतरे में आ गई। अगर इसको कवर मिल गया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस जगह ये वाक़ा हुआ, अगर ये वाक़ा वहां पर होता है तो फिर मैं आपको कह रहा हूं जम्मू कश्मीर में फिर कोई सेफ नहीं है। इससे पहले सरपंच अजय पंडिता का जम्मू में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका पार्थिव शरीर सड़क के रास्ते अनंतनाग से जम्मू लाया गया और वहां के शक्तिनगर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में परिवार के लोगों समेत कुछ करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। इससे पहले जब अजय पंडिता के घर वालों को उनकी हत्या की खबर मिली तो वहां मातम पसर गया और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने देशभक्ति के जज्बे को बरकरार रखा और भारत माता की जय के नारे लगाए। इतना ही नहीं, अजय पंडिता के पिता ने अपने बेटे की बहादुरी पर गर्व जताया और 2 टूक कहा कि उनके हिम्मत वाले बेटे से डरकर आतंकवादियों ने उस पर पीठ पीछे वार किया। इसको गोलियां तो पीछे से लगाई, आप आगे से नहीं इसके, क्योंकि ये काफी बहादुर था। आगे से इस पर अटैक नहीं कर सके, पीछे से इसको अटैक किया है। पिछले 17 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब आतंकवादियों ने घाटी में किसी कश्मीरी पंडित की हत्या की है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद से जुड़ी अहम खबर आई। दोनों देशों की सेनाओं के बड़े अधिकारियों की बातचीत के बाद भारत और चीन ने शांति से सीमा विवाद को सुलझाने का फैसला किया, जिसके बाद पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों से चीन की सेना करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हट गई, जबकि भारत ने भी अपनी सेना को कुछ पीछे कर लिया। 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाओं में इस पर सहमति बनी। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का एक वीडियो वायरल हो गया। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ डांस करते नजर आए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर दिल्ली की राज्य सरकार की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। उन्होंने राजधानी में कोरोना वायरस के मरीजों को बिस्तर न मिलने और कम टेस्ट होने का आरोप लगाया। अगर ये तैयारी पूरी करते, अगर ये तैयारी और बेड्स की करते तो आज ये दिक्कत नहीं होती। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी करीब 2.5 महीने बाद भक्तों के लिए खोल दिया गया। हालांकि मंदिर में पूरी सावधानी बरती गई और जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया गया। संक्रमण किसी भी प्रकार से न फैले, इसका पूरी तरह से ध्यान दिया गया है और सबको निर्देशित किया गया है। बिहार के छपरा में डीएम और एसपी ने दुकानदारों के बीच मास्क बांटे और बिना मास्क नजर आने पर लोगों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी। हम लोगों ने लोगों को जागरूक भी किया और लोगों को बताया कि मास्क लगाना जरूरी है। प्रति परिवार 4 मास्क भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जा रहा है।
दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, बदमाशों ने उतर करके पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में 6 बदमाश घायल हुए। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पोस्टर वॉर छिड़ता जा रहा है। पटना में लालू यादव और राबड़ी देवी के फिर पोस्टर लगे हैं और इन पोस्टर्स में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की भी तस्वीर दिख रही है। पोस्टर के जरिए लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल पर हमला बोला गया। इस पोस्टर का हेडर पति पत्नी की सरकार यानी भ्रष्टाचार दिया गया है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में पुलिस के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि कुछ दिनों पहले वहां पर हुए एक प्रदर्शन में कुछ पुलिस वालों ने एक प्रदर्शनकारी की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ करने लगे। उनके रास्ते में जो कुछ भी आया उसे वो तहस नहस करते चले गए। कई बस स्टॉप को भी उन्होंने निशाना बनाया और वहां पर भी जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद प्रदर्शनकारी एक इमारत के पास पहुंचे और उसमें लगे शीशे को तोड़ने लगे। सड़क किनारे बनी कई दुकानों को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। भीड़ में शामिल कुछ लोग एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ते नजर आए। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और भीड़ को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर इस कार्रवाई का कोई असर होता नहीं दिखा और वो पुलिस के विरोध में हंगामा करते रहे। पंजाब सरकार ने गुरुद्वारों और मंदिरों में लंगर और प्रसाद को बांटने की शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। मंदिरों और गुरुद्वारे में प्रसाद और लंगर बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। पंजाब सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में इसको लंगर और प्रसाद न बांटने को लेकर विरोध हो रहा था और लोग सरकार से इसकी इजाजत देने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली से लगने वाली यूपी की सीमाओं पर ट्रैफिक जैम कम नहीं हो रहा। यूपी पुलिस बिना पास के किसी को भी दिल्ली से यूपी में आने की इजाजत नहीं दे रही। इसीलिए रोज की तरह दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा पर लंबा जैम लगा रहा। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस वाले तैनात रहे और दिल्ली से आने वाले हर शख्स की जांच करते रहे। बिना पास के दिल्ली से आने वालों को लौटा दिया गया। गाजियाबाद पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली से गाजियाबाद या यूपी जाने वाले लोगों के पास जरूर चेक किया जाए। यही हाल दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर भी रहा। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे की 3 लेन खोली गई और हर लेन पर पुलिस वाले लोगों की जांच के लिए तैनात रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिना पास के हम किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। जिनके पास पास है वो जा रहे हैं, जिनके पास पास नहीं उनको वापस कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के बॉर्डर खोले जा चुके हैं और दिल्ली में दाखिल होने वाले पर कोई रोक नहीं है। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली से लगी सीमाओं को एक बार फिर बंद करने के संकेत दिए। एक हफ्ते पहले ही हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगी सीमाओं से पाबंदी हटाई थी। दोबारा बॉर्डर सील करने के बारे में सोचा जाए? नहीं, वो हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम विचार करेंगे। दिल्ली में आज से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने 70% कोरोना सेस वापस ले लिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने शराब पर 5% वैट बढ़ा दिया है। शराब के दाम पर अब 25% वैट लगेगा। अब तक 20% वैट शराब पर लागू होता था। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया था और इस दौरान शराब की दुकानों पर हजारों की भीड़ उमड़ती देखी गई थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने दरअसल शराब के दामों में 70% कोरोना सेस लगा दिया था, जिसे अब हटा लिया गया है। कोलकाता में बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता पर हुए हमले के खिलाफ पार्टी के महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। एक दिन पहले बीजेपी नेता के साथ विधाननगर इलाके में धक्का मुक्की की गई, जिससे नाराज पार्टी की महिला मोर्चा से जुड़ी कुछ महिलाएं सड़क पर उतर आईं और प्रदर्शन करने लगी। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए इन महिलाओं ने पहले तो खड़े होकर विरोध जताया, लेकिन थोड़ी देर में ये सड़क पर आकर बैठ गईं और नारेबाजी करने लगी। लेकिन पाबंदियों की वजह से पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं को घेर लिया। पुलिस वालों ने पहले तो उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी तो उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया। कोलकाता के हाजरा में बीजेपी की महिला मोर्चा के सदस्यों को पुलिस यहाँ पर डिटेन कर रही है। ये महिलाएं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। महिलाओं ने बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता के साथ एक दिन पहले धक्का मुक्की करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। हम लोग का जो लीडर है सब्यसाची दत्ता, बदतमीजी किया गया उनके साथ, इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेना के 9 पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत और चीन के बीच तनाव पर दिए बयान की आलोचना की।
सेना के पूर्व अधिकारियों ने राहुल गांधी के बयानों को गलत सोच से प्रभावित और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी नहीं जानते हैं कि नेहरू ने तिब्बत को प्लेट पर सजाकर चीन को सौंप दिया था, जिसके बाद चीन ने सड़क बना ली थी। सेना के पूर्व अधिकारियों ने अपने बयान में विपक्ष को नसीहत दी है कि वो चीन के साथ सीमा विवाद का हल निकालने में सरकार के साथ खड़े हों, न कि सवाल उठाएं। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के साथ मिलकर भारत में हमले की बड़ी साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान तालिबान से जुड़े आतंकियों के जरिए कश्मीर में बड़े हमले की फिराक में है और इसके लिए 4 आतंकी पाकिस्तान सेना के कैंप में मौजूद हैं, जिनमें तालिबान से जुड़े 2 आतंकी नौशेरा सेक्टर के सामने पाकिस्तानी सेना की देखरेख में हैं। हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों ने तालिबान से जुड़े आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। खबर है कि कश्मीर में हमले के लिए केजी सेक्टर के सामने एलओसी के पास आतंकियों का जमावड़ा है, जिनमें 7 आतंकी तंगधार इलाके से कश्मीर में घुसपैठ करने की तैयारी में है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत ने सीमा पर सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी कर दी। पेट्रोल और डीजल के दाम तीसरे दिन भी बढ़ाए गए। पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार तीसरे दिन बढ़ा दी गई। पेट्रोल के दाम 54 पैसे जबकि डीजल के दाम 58 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद यूपी के कानपुर में भी मॉल खोल दिए गए। हालांकि वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या काफी कम रही। अभी इस समय ज्यादा भीड़ आ नहीं रही है, शायद लोगों में एक डर भी है। अभी छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को आज हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद में हिरासत में लेकर के जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। ब्राजील कोरोना वायरस के बढ़ रहे मरीजों की वजह से महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी के लिए दावेदारी नहीं करेगा। भोपाल के कलियासोत डैम के किनारे पर नहाते वक्त 2 दोस्तों पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। दोनों बचकर बाहर निकल पाते से पहले मगरमच्छ ने एक का दायां पैर मुंह में भर लिया। इस दौरान दूसरे साथी ने हिम्मत दिखाई और बाहर निकलकर एक डंडा ले आया। इस डंडे से उसने मगरमच्छ को मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मगरमच्छ ने युवक का पैर छोड़ दिया। मगरमच्छ के हमले में एक युवक जख्मी हो गया, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कहाँ जा रहा हूँ? एकदम से इनकी ये पैर पकड़ लिया, जान पकड़ा और ये एकदम से चिल्लाया और चिल्लाते के साथ ये अंदर लेके चला गया। क्या था? मगरमच्छ। कोरोना वायरस का खतरा कम होने के बाद वियतनाम ने बड़े स्तर पर फुटबॉल लीग करवाई। महामारी की वजह से वियतनाम ने मार्च में होने वाली ये फुटबॉल लीग रोक दी थी। लेकिन हालात सुधरने पर जब 2 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद वियतनाम के नामडिन में फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई तो उसका आयोजन सादगी से नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ हुआ। स्टेडियम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम ही नहीं रखा गया और मैच देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 30,000 लोगों से स्टेडियम पूरी तरह भरा नजर आया। कोरोना वायरस के खतरे से बेखौफ लोग बिना मास्क और एक दूसरे से दूरी रखे फुटबॉल मैच देखने में मशगूल दिखे। इससे पहले मैच देखने के लिए स्टेडियम के बाहर गाड़ियों की कतार नजर आई। लोग अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। हालांकि स्टेडियम में घुसने से पहले एहतियात के तौर पर दर्शकों का तापमान मापा गया। साथ ही उन्हें मास्क पहने रखने की सलाह भी दी गई, लेकिन स्टेडियम के अंदर घुसने पर लोगों के चेहरों से मास्क उतर गए। इक्का दुक्का दर्शक ही मास्क पहने दिखे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1366 कोरोना मरीज बढ़ने के बाद आंकड़ा 31,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 7 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 905 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वो मजदूरों के खिलाफ नियम तोड़ने पर जो केस दर्ज हुए हैं उन्हें रद्द करने के बारे में सोचे। पलायन करने वाले मजदूरों की बुरी हालत देखकर अदालत ने खुद ही इस मामले पर संज्ञान लिया और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा कि वो मजदूरों के खिलाफ नियम तोड़ने पर दर्ज मुकदमे रद्द करने के बारे में विचार करें, क्योंकि उन्होंने वो नियम मजबूरी की वजह से तोड़े। अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। साथ ही अदालत ने सरकारों को आदेश दिया कि वो मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार देने पर हलफनामा दाखिल करें। अदालत ने एक बार फिर बड़े शहरों में फंसे मजदूरों को 15 दिन में उनके गांव वापस भेजने को कहा और सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई मजदूर ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए आवेदन देता है तो उसे 24 घंटे के अंदर सीट मुहैया कराई जाए। देखिए, केंद्र सरकार ने ये तय ही कर लिया था, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम प्रवासी जो मजदूर हैं उसको भेज चुके हैं।
और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और उस पर पहले से ही काम हो रहा है और तेजी से जो लोग जाना चाहेंगे उनके लिए ट्रेनें उपलब्ध करा रही है केंद्र सरकार। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बेड की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी आम जनता को सीधा पता हो सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मेन गेट पर 12x10 का बोर्ड लटकाना जरूरी होगा, जिस पर अस्पताल में खाली बेड की जानकारी दी जाएगी। पटना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मास्क और सैनिटाइजर बेचने वाली एक मशीन लगाई गई। देश भर में यह पहला स्टेशन है जहां इस तरह की मशीन लगाई गई, जिसमें पैसे डालने के बाद जरूरत के मुताबिक लोग मास्क और सैनिटाइजर खरीद सकते हैं। इस मशीन के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगने के बाद कई यात्री उसमें पैसे डालकर मास्क और सैनिटाइजर खरीदते दिखाई दिए। आप पैसा डालेंगे, कोड डालेंगे, फिर आपको यहाँ से N95 मास्क और उसके अलावा सैनिटाइजर आपको उपलब्ध हो जाएगा। लोगों ने फासला बनाए रखते हुए ही मशीन का इस्तेमाल किया और ये सुविधा मिलने पर खुशी भी जताई। खुशी हो रहा है कि N95 हम मात्र 100 रुपए में यहाँ से परचेज किया हुआ। प्लेटफॉर्म पर मशीन से मास्क और सैनिटाइजर खरीदते वक्त लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, इसके लिए वहाँ निशान भी बनाए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लड़के ने दोनों हाथों में रिवॉल्वर लेकर फायरिंग की। बीच सड़क पर फायरिंग करने का ये वीडियो वायरल हो गया, जिस दौरान लड़का फायरिंग कर रहा था। उसके पास में कुर्सी डाले 2 लोग बैठे हुए थे। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही से उनकी जान जा सकती थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर फायरिंग करने वाले की तलाश तेज कर दी है और बताया गया कि फायरिंग करने वाले का ये वीडियो पिछले साल दिवाली में बनाया गया है, जो अब वायरल हुआ है। ने इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है। आयुष वर्मा नाम के व्यक्ति की पहचान हुई है, जिसे शीघ्र ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से मुठभेड़ अभी जारी है। पिछले 4 दिनों में आतंकियों से सुरक्षा बल की ये तीसरी मुठभेड़ है और सुरक्षा बल ने पिछले 4 दिन में अब तक 11 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बल ने 7 जून को 8 और 8 जून को 4 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें हिजब का कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी शामिल था। पिछले 2 हफ्तों में सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में 22 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं, जिनमें आतंकी संगठन के 6 टॉप कमांडर भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्रीनिवास राव पर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करने का आरोप लगा। विशाखापट्टनम में जगन मोहन रेड्डी सरकार का 1 साल पूरा होने पर कई नेताओं ने पार्टी के दफ्तर में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए सभी नियमों का मजाक उड़ता दिखा। पर्यटन मंत्री श्रीनिवास राव और इलाके के सांसद MVV सत्यनारायण जैसे नेताओं ने आपस में दूरी बनाने की कोई कोशिश नहीं की। नेताओं और विधायकों की तरह तमाम कार्यकर्ता भी पास पास बैठे नजर आए। पर्यटन मंत्री ने बिना मास्क लगाए ही कार्यकर्ताओं से बातचीत की। पर्यटन मंत्री श्रीनिवास राव को माला पहनाने और गुलदस्ता देने की होड़ लगी तो नेता और कार्यकर्ता कोरोना से बचाव के सभी तरीके पीछे छोड़ते दिखे। भीड़ से घिरे मंत्री केक काटने के बाद दूसरे नेताओं को अपने हाथ से केक खिलाते और दूसरों के हाथ से केक खाते भी नजर आए। इसके बाद कार्यकर्ताओं की बारी आई और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। YSR कांग्रेस के इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ तो विरोधी पार्टी TDP ने इसे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बताया और मंत्री के व्यवहार की निंदा की। This is very irresponsible behavior on the part of the minister. We have seen in the past how the YSRCP MLAs and MPs have violated the lockdown. राजस्थान के सीकर में आपसी विवाद में कुछ लोग भिड़ गए। देखते देखते लोग हाथों में डंडे और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आपसी झगड़े में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं झगड़े की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और तनाव को देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। कोरोना पर काबू पाने के बाद चीन के शंघाई में नाइट फेस्टिवल की शुरुआत की गई। कोरोना की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा, जिसे दोबारा बढ़ावा देने के लिए शंघाई में नाइट फेस्टिवल शुरू किया गया। इसके लिए वहां सड़कों पर सजावट और रोशनी की गई।
सड़क के किनारे कई चीजों की दुकानें और रेस्टोरेंट खुले दिखे। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग भी वहां पहुंचे, जिनकी वजह से बाजारों में भी पहले जैसी रौनक नजर आई। बाहर निकले लोग खरीदारी करने के साथ अपनी मनपसंद चीजें खाते पीते दिखे। वहां मौजूद ज्यादातर रेस्टोरेंट भी भरे नजर आए। कोरोना वायरस की वजह से शंघाई में भी लोगों पर कई तरह की पाबंदियां थीं। हालांकि वायरस पर काबू पाने के बाद अब वहां जिंदगी तेजी से पटरी पर लौट रही है। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना बेड की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के 22 निजी अस्पतालों में कोरोना बेड की संख्या 20% से ज्यादा बढ़ाई जाएगी। इन अस्पतालों में अपोलो, बत्रा फोर्टिस, मैक्स, बीएल कपूर, महाराजा, अग्रसेन, वेंकटेश्वर जैसे नाम शामिल हैं। इन अस्पतालों में अभी 1441 कोरोना बेड हैं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 3456 कर दी गई है। ये 9000 के करीब बेड हैं और ऑक्यूपेंसी 5000 समथिंग है, 5000 से ऊपर चल रही है। तो अब इसको इमीडिएटली हमने वार्ड फुटिंग के ऊपर 3-4 हफ्ते में अगले 4-5-6 दिन के अंदर इसको फिर से हम 12-15 हज़ार ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद 30,000 करने की बिल्कुल तैयारी है कि किसी तरीके से इसको बढ़ाया जाए और हम इसमें दिन रात लगे हुए हैं। जल्द से जल्द इस कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। कोरोना संकट में एक फर्जी वेबसाइट के जरिए करोड़ों लोगों का डेटा नौकरी देने के नाम पर चोरी कर लिया गया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र साइबर सेल ने इंटरनेट के जरिए करीब 3 करोड़ लोगों का डेटा चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश तेज कर दी। साइबर सेल के मुताबिक एक फर्जी वेबसाइट के जरिए नौकरी देने के नाम पर लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया। साथ ही इन सभी लोगों की निजी जानकारी भी जुटा ली गई, जिसके बाद पैसे कमाने के लिए इस डेटा को इंटरनेट पर बेचने के लिए डाल दिया गया। महाराष्ट्र साइबर सेल के मुताबिक इस डेटा में कई लोगों के बैंक खाते और आधार कार्ड की जानकारी भी है, जिसकी वजह से उनके बैंक अकाउंट पर भी खतरा बढ़ गया है। आपकी हार्ड अर्न मनी को बैंक अकाउंट से निकाला जा सकता है और इसके अलावा भी आधार कार्ड बनवाने के लिए, नई आइडेंटिटीज क्रिएट करने के लिए इस डेटा का मिसयूज हो सकता है। गुजरात के गिर सोमनाथ के जंगल में के बीच एक नाले में पानी के तेज बहाव में सैकड़ों टिन के डिब्बों के बहने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नाले में पानी का बहाव काफी ज्यादा है, जिसमें ढेर सारे टिन के डिब्बे भी बहते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि देसी दारू बनाने में इस्तेमाल होने वाले गुड़ के डिब्बे ये हो सकते हैं, जो भारी बारिश के बाद तेजी से बहते पानी के साथ नजर आ रहे हैं। गुजरात में इधर कई इलाकों में तेज बारिश हुई, लेकिन ये वीडियो कब का है अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सर्दी, खांसी और बुखार होने पर घर पर ही रहने का सुझाव दिया। कई मंत्रालयों और विभागों में कुछ अधिकारियों के कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही कहा गया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भूकंप से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर राज्य सरकार को जल्द जवाब देने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से 55 लोगों की मौत हुई, जो कि 21 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम आंकड़ा है। मोहम्मद अजरुद्दीन ने बताया कि सचिन तेंदुलकर को चौथे नंबर के बजाय ओपनिंग करवाने पर उन्हें बीसीसीआई से डांट पड़ी थी। अजरुद्दीन के मुताबिक उन्हें तब एहसास हो गया था कि सचिन आक्रामक बल्लेबाज हैं और उन्हें बल्लेबाजी में ऊपर भेजना ही सही होगा। जम्मू कश्मीर में बारामूला में एक क्वारंटीन सेंटर में कुछ लोगों ने क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को कोरोना होने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, जहां उन्होंने क्रिकेट खेला। इस दौरान वहां कई दूसरे लोग भी मौजूद थे। बारामूला के इंडोर स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अहमदाबाद की गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने फलों और सब्जियों को सैनिटाइज करने वाली मशीन बनाने का दावा किया। बताया गया कि रेडी से फल सब्जियां खरीदने वाले लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए यह मशीन बनाई गई। और दावा है कि यह मशीन सिर्फ 1 मिनट के अंदर बाजार से लाए गए फल और सब्जियों को सैनिटाइज कर सकती है। चौकोर डिब्बे की तरह दिखने वाली इस मशीन को गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्र मीत पटेल ने बनाया है। मशीन के अंदर एक छोटी ट्यूबलाइट लगाई गई है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। दावा है कि यही किरणें फल और सब्जियों को सैनिटाइज करती हैं। एक प्लेटफॉर्म पे रखे, उसके ऊपर बॉक्स रख के चालू कर दीजिए। 1 मिनट के बाद आपका जो भी सब्जी होगा वो सैनिटाइज हो जाएगा। मशीन के बाहर एक चेतावनी लिखी भी नजर आई, जिसमें लोगों को मशीन की लाइट जलने पर उसमें न झांकने की सलाह दी गई।
मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में एक मर्सिडीज में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी मर्सिडीज को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि आग लगते ही गाड़ी से लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। वहीं आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और उसने मर्सिडीज में लगी आग को बुझाया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है और मैं हूं अर्पिता आर्या। अभी देखते हैं